सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन जो मूल्य होता है उसे क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। समझ आया ना? इसी को हमको मेन पढ़ना है। तो इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे, रुको और प्रिंट हो गया होगा तो मैं देता हूँ। हुआ एक दो सेट और। चलो फिलहाल उसी को देख लेंगे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, इसमें तो होगा। देखो अब इधर ध्यान से, ठीक है, बात करना बंद करो। क्या है छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें जो सरकार कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च की है वो सब के बारे में हमको क्या रहता है, पूरा लेखा जोखा देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें और क्या देखने को मिलता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जैसे जीएसडीपी कितना है पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है से पूछ देगा, स्टेट का जीडीपी कितना है से पूछेगा, तो आप सीधा बताना कितना है। देखो कितना है ये, 3,21,94,473 रुपए, ठीक है। या तो लाख रुपए में रहेगा या फिर इसी को उल्टा पुल्टा करके क्या कर देगा, वो करोड़ में बना देगा, ठीक है। इसी के यहाँ से 2 डिजिट को हटा करके इसको करोड़ लिख देगा, ठीक है, करोड़ रुपए ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो लाख में रहे चाहे वो करोड़ में रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है ये कितना होना चाहिए, कितना है, ठीक है। नंबर को आपको याद रखना पड़ेगा, डिजिट को याद रखना पड़ेगा, 3,21,94,473 ऐसे। ये स्थिर भाव पर है, ठीक है, और ये प्रचलित भाव पर है। इसका मतलब ये करेंट प्राइस पे है। क्या है ये? पढ़े कि नहीं, करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस? इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े हैं ना? बताओ इसका मतलब क्या है, क्या पढ़े हैं फिर? स्थिर भाव मतलब कि कांस्टेंट प्राइस। इसमें होता क्या है कि जो भी हम जीडीपी निकालते हैं या फिर जीएसडीपी निकालते हैं उसको हम 2011-12 के भाव पर निकालते हैं। देखो जैसे कि मानकर चलो छत्तीसगढ़ जो सरकार है, मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ में एक साल में, एक वर्ष में जो भी सेवाओं और वस्तुओं का जो मूल्य रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी सामान बन करके जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या फिर जो भी सर्विस सेक्टर से जो पैसा आ रहा है, इन सब पैसाओं को जो मतलब रुपया को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, पैसे को हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, सर्विस सेक्टर का हो चाहे फिर जो भी, सभी सेक्टर का क्या करेंगे, पूरा पैसा जो भी जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जितना उत्पादन हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सबको जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वही चीज क्या कहलाता है, ठीक है। हाँ मतलब कि वही चीज क्या कहलाता है, आपका जीएसडीपी कहलाएगा छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है। चाहे वो कांस्टेंट में निकाले चाहे वो हम करंट में निकालें। अब दोनों में क्या अंतर होता है मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि मानकर चलो अभी एक पेन का मूल्य कितना है, एक पेन कितने मिलता है, 10 रुपए मिल जाता है, ठीक है। यही चीज हमको पता है कि लगभग 2010-11 में, 2011-12 में एक पेन जो मिलता था वो 2 रुपए मिल जाता था, ठीक है। अभी कितना मिल रहा है, 10 रुपए मिल रहा है, ठीक है। चलो 2 रुपए कुछ ज्यादा ही सस्ता हो जा रहा है, 5 रुपए मिल जाता था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होता था, छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन होता था पेन को उत्पादन हम बात कर रहे हैं, तो पहले कितना होता था, 5 रुपए में एक पेन बनता था। मानकर चलो 100 पेन बन गया, कितना पेन बन गया, 100 पेन बनाए। तो उसको अगर हम स्थिर भाव के आधार पर अगर बात करेंगे, 100 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 × 100 कितना हो जाएगा, 500। छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है बोलेंगे, 500 है बोलेंगे। किस पर बोलेंगे, कांस्टेंट प्राइस पर, स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी कितना है, 500 है। मतलब कि छत्तीसगढ़ में जो भी सेवाओं और वस्तुओं का जो मूल्य है उसको हम देख रहे हैं किसके आधार पर,
11-12 के आधार पर। कब के आधार पर देख रहे हैं? 2011-12 के आधार पर देख रहे हैं। मतलब कि 2011-12 में जो वस्तुओं का जो प्राइस था, जो मूल्य था, उसी मूल्य पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी हम देख रहे थे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर भाव बोलेंगे। अभी वर्तमान में कितना है? 10 रुपए है। 10 रुपए के हिसाब से अगर हम पेन निकालेंगे, मतलब पेन को अगर हम देखेंगे 10 गुणे 100 करो, कितना होगा? प्रचलित भाव पर, मतलब कि करंट प्राइस पर छत्तीसगढ़ का जीडीपी अभी हम क्या बोल देंगे? 1000 रुपए से बोल देंगे। ठीक है, समझ आया? सिर्फ पेन उत्पादन नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका क्या प्रोडक्शन होता है, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, चाहे वो उद्योग सेक्टर का हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र का हो। सभी क्षेत्र का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो सभी पैसा को हम जोड़ करके बोलेंगे। अगर उसको हम स्थिर भाव पर देख रहे हैं, मतलब कि हम किसके आधार पर देख रहे हैं? 2011-12 में उसको जो भी मूल्य रहा होगा उसी के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम उसको प्रचलित भाव पर देख रहे हैं, मतलब करंट प्राइस पर देख रहे हैं, मतलब कि अभी वर्तमान में उसका मूल्य जितना भी होगा उसके आधार पर देख रहे हैं। मान कर चलो शक्कर का जो भाव था 2011-12 में कितना था? याद है किसी को? 20 रुपए में 1 किलो मिल जाता था ना, हम खरीदे हैं। ठीक है, वर्तमान में कितना मिलता है? कितना है? लगभग 40 रुपए। 40 रुपए पर केजी में मिलता है अभी क्या? शक्कर, है ना? आप ध्यान से देखोगे तो जो शक्कर का मूल्य 20 रुपए था 2011-12 में, वो वर्तमान में कितना हो चुका है? 40 रुपए हो चुका है। मान कर चलो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ भी चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, सिर्फ शक्कर उत्पादन हो रहा है। हम छत्तीसगढ़ का क्या निकालने वाले हैं? जीडीपी निकालने वाले हैं, मतलब छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी निकालने वाले हैं। तो हम शक्कर के उत्पादन के माध्यम से कितना उत्पादन हुआ है, कितने पैसा हमको प्राप्त हुआ है, उसको हम निकालेंगे। तो किसके आधार पर निकालेंगे हम? 2000 अगर स्थिर भाव पर निकालेंगे तो 20 रुपए पर केजी निकालेंगे। मान के चलो 1000 किलो हम उत्पादन कर दिए, तो गुणा कर दो सीधा इसका, 20 गुणित 1000 कर दो। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी निकल जाएगा स्थिर भाव पर, अगर सिर्फ शक्कर का उत्पादन हो रहा है तो। वर्तमान में अगर हम देखेंगे प्रचलित भाव पर, करंट प्राइस पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है, तो हम 40 से गुणा कर देंगे 1000 पर। शक्कर का उत्पादन, सिर्फ शक्कर का उत्पादन हो रहा है ऐसा अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, सबको हम जोड़ जाड़ कर क्या बोल देते हैं? जीएसडीपी या फिर जीडीपी बोल देते हैं। और दो प्रकार से निकलता है। कैसे? एक तो कांस्टेंट प्राइस पर, मतलब कि स्थिर भाव पर, दूसरा क्या? प्रचलित भाव पर। समझ आया कि नहीं बताओ? आ गया? फोटो क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, या फिर नोट करना चाहो तो नोट करते, या फिर आपको जो सीट मिला है उसमें क्या करना है, आपको लिखते जाना है। तो प्रिंटर खराब हो गया क्या? खत्म हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, बाद में आराम से देना इनको, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में हमको बस ऐसे ही बहुत सारे डेटा को याद रखना पड़ेगा। देखो ये ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जब निकलता है, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जब जारी करते हैं, जैसे इस बार ओपी चौधरी के द्वारा छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया था, है ना? अभी फिर होने वाला है, देख लेना कब होता है, मार्च अप्रैल के महीने में, तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, जब आगे देखो इसको, इसका लगभग 300 से 400 पेज का निकलता है ये। कितना रहता है? 300 से 400 पेज का। अब इसमें हर एक चीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि ये छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी, यही चीज है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी कह सकते हैं, फिर जीएसडीपी बोलेंगे, राज्य है तो जीएसडीपी बोलेंगे। तो इसमें किसका किसका योगदान है, किसका किसका वृद्धि दर कितना हुआ है, ये सबको देखते हैं। जैसे कि इसमें फसल भी आ जाएगा, वन उद्योग भी आ जाएगा, मछली पालन भी आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, खनन उत्खनन, खनिज वगैरह के जो खनन सब है ना, निर्माण, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, पढ़े कि नहीं? ये सब सुने होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति, रेलवे, और 2-3 पॉइंट ऐसा रहता है इसका। ठीक है, तो इस सभी सेक्टर में, सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ उत्पादन हो रहा है, कुछ न कुछ प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं? सभी का योगदान देखेंगे, मतलब सभी में कुछ न कुछ उत्पादन हो रहा है, सबको जोड़ कर अगर हम मूल्य को बता देंगे, निकल जाएगा सीएसडीपी, निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पेन के एग्जांपल दिया हूँ, है ना, एग्जांपल दे दिया, फिर
जैसे कि यहाँ पर वन उद्योग के बारे में बात करें, फसल के बारे में, जैसे मान चलो मैं अनाज के बारे में बात करूँ तो धान का उत्पादन, ठीक है, धान के बारे में बात करूँ तो किसमें चला जाएगा, वो फसल में चला जाएगा, अनाज उत्पादन हो रहा है। जितने रुपए का सरकार धान खरीदी करेगी सबको जोड़ करके बता देगी कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में धान खरीदी का योगदान इतना है, ठीक है, मतलब कि फसल क्षेत्र में धान खरीदी का योगदान इतना है, सभी फसल को मिलाकर बता देगी, मतलब कि फसल का योगदान इतना है, किसमें योगदान, इसमें, ठीक है, किसका किसका कितना कितना योगदान है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को मैं 100% में मान लूं ऐसे, तो इसमें अगर मैं निकालते जाऊं कितना कितना प्रतिशत योगदान है, तो 8% यहाँ पर फसल का हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2% किसका हो जाएगा, वन उद्योग का हो जाएगा, है ना, वन उद्योग मतलब कि वन क्षेत्र में, जैसे कि आपका सब्जी सब्जी वगैरह हो गया, वन औषधि वगैरह हो गए, ये फिर और जो भी चीजें हैं, ठीक है, पुष्प फूल वगैरह बेच करके भी पैसा मिलता है, वो सबको भी काउंट करेंगे, सब कुछ को काउंट करेंगे, ठीक है, अभी आगे आगे सबको देखेंगे, तो सब किसमें चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, मछली पालन के माध्यम से जितना भी जो उत्पादन हो रहा है उसको भी जोड़ देंगे, इस प्रकार से हम जोड़ते जोड़ते इस प्रकार सबको क्या करेंगे, योगदान निकालेंगे। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में ये सभी क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन मतलब कि योगदान कितना कितना प्रतिशत है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, इसको भी देखेंगे, जिसमें सबसे अधिक योगदान विनिर्माण का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो अब ये बताओ, ये 2 पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, कांस्टेंट प्राइस पर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना है पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, इतना है, ठीक है, 3,21,94,473 लाख रुपए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है, ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। साल भर में छत्तीसगढ़ में जो भी सेवाओं और वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ है सब का योग यहाँ पर हमको लिखा हुआ है, इतना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये किस भाव पर है, स्थिर भाव पर, मतलब कि 2011-12 में जो भी वस्तुओं का मूल्य रहा होगा उसी के आधार पर है। 2011-12 में शक्कर का कितना किलो था, 20 रुपए केजी था, तो उसी आधार पर यहाँ पर निकला, इसीलिए आप देखोगे जैसे कि अभी शक्कर वर्तमान में कितना हो चुका है, 40 हो चुका है, लगभग दोगुना हो चुका है ना, पहले 20 था, अभी कितना हो चुका है, 40 हो चुका है, इसीलिए आप जस्ट इसको देखोगे प्रचलित भाव को तो लगभग दोगुना आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3 के आसपास है तो यहाँ पर 5 चुका है, लगभग लगभग दोगुना हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2011-12 में जो वस्तु का मूल्य था उस मूल्य पर अभी कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, उस प्राइस पर क्या किया जा रहा है, उसको कैलकुलेशन हो रहा है। वर्तमान के आधार पर अगर हम देखें तो वर्तमान में तो सभी वस्तुओं का जो प्राइस हो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है, इसलिए जस्ट यहाँ पर दुगुना दुगुना के आसपास हमको देखने को मिलता है। 5 रुपए का पेन कितना हो चुका है, 10 रुपए हो चुका है, 20 रुपए का शक्कर 40 रुपए हो चुका है ना, तो ऐसा टाइप का है। तो प्रचलित भाव पर ऐसा होता है और हर साल क्या होता जाएगा, प्राइस बढ़ते जाता है, हर साल क्या होता जाएगा, प्राइस बढ़ते जाता है। इसलिए इसलिए क्या होता है कि इस आधार पर अगर हम निकालते हैं तो हमको मतलब जैसा निकलना चाहिए, एक्यूरेट जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है, क्योंकि हर साल क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर अगर हम देख लें कि स्थिर भाव पर मान के चलो, इसको हमें क्या कर लिए हैं, बेस ईयर मान लिए हैं, ठीक है, 2011-12 में हम क्या कर लिए हैं, बेस ईयर मानकर चल रहे हैं, तो इस साल जो प्रोडक्शन होगा जितना भी होगा मान के चलो इतने का हुआ, अगले साल फिर से हम प्रोडक्शन करेंगे तो क्या पता इससे ज्यादा हो, तो हम क्या कहेंगे, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसमें वृद्धि हो रही है, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, प्राइस फिक्स है, इस साल भी कितना रुपए, 10 रुपए पेन है, किसके आधार पर, 2011-12 के आधार पर, 20 रुपए केजी शक्कर मान के चलो, ठीक है, इस साल कितना है, 20 रुपए पर केजी शक्कर का है, 20 रुपए पर केजी, अगले साल भी क्या रहेगा, 20 रुपए पर केजी, क्योंकि हम कांस्टेंट प्राइस मान लिए हैं, प्राइस को क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि हम 11-12 के आधार पर ले रहे हैं। तो मान कर चलो इस साल हम लोगों ने 50 किलो शक्कर का उत्पादन हुआ, अगले साल मान कर चलो 52 हो गया, 52 किलोग्राम शक्कर हम उत्पादित कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है वो बढ़ रहा है, ज्यादा उत्पादन मतलब ज्यादा पैसा, तो छत्तीसगढ़ का जीडीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हम ये बोलेंगे। तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, पिछले साल के मुकाबले अभी वर्तमान में कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा, 6.56%, समझ आया।
तो इसको हम क्या बोल देंगे, वृद्धि दर बोल देंगे, ग्रोथ रेट बोलेंगे। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है उसको ग्रोथ रेट कैसे, आप लोगों को चेहरा इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, क्या पढ़ा रहा है सर, ऐसा लग रहा है क्या? मैं आपको पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे कितने पेज में निकलता है, ये 300 से 400 पेज में निकलता है, और ये 300 से 400 पेज को मैं यहाँ पर 12 पेज में कंसाइज कर दिया हूँ। ठीक है, ये 12 पेज में क्या कर दिया हूँ मैं, कंसाइज कर दिया। तो सोच सकते हो कितना दिन का मेहनत होगा, है ना, कम से कम 1.5 महीना काम किया, तब कहीं जाकर के ये प्रॉपर एक एक डेटा एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर डालना पड़ता है, तो ऐसा बना है। ठीक है, अभी अभी आप किसी सीजीपीएस से तैयारी करने वाले किसी भी कैंडिडेट से पूछना जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, फिर कोचिंग कर भी रहे होंगे, तो उसके लिए सबसे बड़ा मुसीबत हो जाता है क्या, आर्थिक सर्वेक्षण, है कि नहीं? लोगों को नहीं समझ में आता कि सर आर्थिक सर्वेक्षण कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किसको किसको पढ़े। इसमें भी हमको ये पता होना चाहिए कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो पढ़े कि नहीं पढ़ना है। इतना सारा डेटा कैसे याद रखोगे? अब मैं आपको बोल दूं चलो सबको याद करो, याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं अगर मैं बोल दूं कि आपको सबको याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसको याद रख लो, औसत उत्पादन कितना है, इसको याद रख लो, उत्पादन कितना है मीट्रिक टन में, इसको याद रख लो, कितने क्षेत्रफल में उत्पादन हुआ उसको याद रखो। ठीक है, 3 चीज यहाँ से याद रखो, इसका सीक्वेंस याद रखो, सब्जी फल मसाला पुष्प औषधि, जैसा लिखा है वैसे ही इसका सीक्वेंस में याद रखना है आपको, सब्जी फल मसाला पुष्प औषधि, उत्पादन में भी और इसका क्षेत्रफल में भी, इतना याद करो, खत्म। ठीक, तो उद्यानिकी वानिकी लिखा रहेगा, उद्यानिकी लिखा है चाहे वानिकी लिखा रहेगा, दोनों सेम होता है। उसमें क्या क्या आता है, सब्जी भी आता है, फल भी आता है, मसाला भी आता है, पुष्प औषधि, ये सभी आते हैं। तो ऐसा हुआ, तो ऐसे टाइप का हमको ये पता होना चाहिए कि किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। अब जैसे कि वहां पर 2-3 पॉइंट लिखा है, वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में योगदान कितना है, 2.88 लिखा हुआ है ना, और वृद्धि दर कितना है, 1.8 लिखा हुआ है। ये चीज यहाँ पर भी लिखा रहेगा, ये चीज है ना, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। वानिकी क्षेत्र का देखो, वन उद्योग का 2.88 ये है, और इसका वृद्धि दर कितना है, 1.8, है कि नहीं? तो ऐसे टाइप से ये बहुत डिटेल में रहता है, इसको एकदम कंसाइज किया गया है, और ये हर साल बदलता है, मतलब आपको हर साल याद रखना पड़ेगा। तो जो इस बार से जीपीएससी नहीं दे रहे हैं वो क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेटा को रखने की कोशिश नहीं करना। लेकिन जो इस बार से जीपीएससी देंगे वो एक एक डेटा को रखना है, एक एक डेटा मतलब कि मैं जिसको इसको बोलूंगा उसी से याद रखना है। और ये मानकर चलो कि यहाँ से सीजीपीएससी में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप देख लेना सीजीपीएससी में, जैसे आप पुराने क्वेश्चन पेपर को देख लेना, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है, 15 लिखा है, 15, 53, 31, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया है, ऐसे। ठीक है, तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप चाहे जहर मानो चाहे अमृत मान के इसको घोल घाल के पी जाओ। समझ आया कि नहीं आया? क्या करना है, अमृत मान के पी जाना है। और इतना मानकर चलना, अगर इकोनॉमिक सर्वे को मैं आप लोगों को नहीं समझा सका, मतलब दुनिया का कोई भी शक्ति आ जाए आपको नहीं समझा पाएंगे। करंट अफेयर्स के बुक में दिया रहता है, करंट अफेयर्स का बुक खरीदेंगे उसमें भी दिया रहता है ना, उसमें दिमाग में खपाना है। हो सकता है उसमें कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगा, उसको ध्यान नहीं देना है। जितना यहाँ पर लिखा है ना, एक्यूरेट डेटा लिखा हुआ है, इसको याद रखना है। देखो कहीं पर अगर मिस्टेक रहेगा, सुधारना रहेगा, तो मैं उसको आपको करेक्शन करवा दूंगा। हमको क्या पता चला कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो अभी 2023-24 में कितना पता चला, इतना है। ठीक है, मतलब वस्तुओं और सेवाओं को जो मूल्य हमको जितना उत्पादित हो, इसको मूल्य हमको कितना मिला, इतना मिला। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ कितना हुआ,
6.56 हुआ। वही चीज को अगर हम क्या देखेंगे, प्रचलित भाव पर देखेंगे, करंट प्राइस पर देखेंगे, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, ठीक है, 5 करोड़ और कितना, 5,88,651 लाख रुपए क्या चीज है, प्रचलित भाव पर। इसका छत्तीसगढ़ क्या है, ये जीएसडीपी है, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको नंबर देखने को मिलेगा, ठीक, कैसे देखने को मिलेगा, कब कब पूछा गया, अभी क्वेश्चन आगे देखेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे वृद्धि दर, इसका ग्रोथ रेट अगर हम बात करेंगे तो कितना है, हाँ 8.93% क्या है इसका ग्रोथ रेट है, ठीक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये है, जैसे प्रचलित भाव कहीं पर रहेगा समझ जाएगा कि उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, मैं सब समझा चुका हूँ, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रहा है, तो हर साल क्या रहेगा, ये बदलते रहेगा, है ना, कुछ ना कुछ रहेगा और एकदम एक्यूरेट नहीं निकलेगा। महंगाई कितना बढ़ा है हम कैसे पता लगा सकते हैं, है ना। लेकिन प्राइस को फिक्स कर दिया गया है, 2011-12 में जितना प्राइस उसी प्राइस पे हम निकालेंगे, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इस साल कितना है, अगले साल कितना होगा, अनुमान लगा सकते हैं, और अगले साल जितना भी हो उसमें हम वृद्धि भी निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलता है, स्थिर भाव देखने को मिलता है, ठीक है। क्या रहेगा, स्थिर भाव देखने को मिलता है, मतलब कि ये कांस्टेंट प्राइस पे हमको देखने को मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जीएडीपी के बारे में अगर याद रखना है तो आपको दोनों याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन पूछेगा और लिख देगा, ऐसे लिखा रहेगा वहां पर क्या, प्रचलित भाव पर, स्थिर भाव पर कितना रहेगा, ऐसे वहां पर स्पष्ट रूप से क्या रहेगा, लिखा रहेगा, पता चल जाएगा आपको। तो दोनों को याद रखना ही पड़ेगा, और दोनों के ग्रोथ रेट को याद रखना पड़ेगा, वृद्धि दर को याद रखना पड़ेगा। अब ये जो है क्या है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी ये जो है वर्तमान में इतना है, ठीक है, हर साल निकलता है। इसमें 2021-22 में सबसे ज्यादा था, ठीक है, 2021-22 में क्या था, सबसे अधिक था। जैसे हम निकालेंगे अभी वर्तमान में कितना, 2023-24 को पढ़ रहे हैं ना, 23-24 का, तो अगर हम देखें, है ना, 23-24 इससे पहले का कब का रहेगा, 22-23, फिर 21-22, 20-21, इस प्रकार से हम निकालते जाए। और तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि सबसे अधिक कब था, 2021-22 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और ये भी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो सबसे अधिक कब था पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 2021-22 में सबसे ज्यादा था, सबसे अधिक था, कितना था, 11.7 है, ठीक है। अगले साल पढ़ोगे तो फिर से वो चेंज हो जाएगा। तो हर साल जब एग्जाम दोगे सीजीपीएससी का, आपको ये हमेशा बदलते रहेगा, और हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार से पढ़ लिया होगा तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, जहां जहां हम ये लिखे हैं उसको काट काट करके दूसरा चीज लिखना पड़ेगा, ठीक। 2020-21 में ये न्यूनतम था, मिनिमम था, ठीक है, कितना था, -0.14, ठीक है। मतलब क्या हो गया था, नेगेटिव में चला गया था, ऋणात्मक में चला गया था। छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है, छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी है, वो बढ़ने के बजाय क्या हो गया था, कम हो गया था। हो सकता है उस साल कुछ आपदा आ गया होगा, जैसे कि 2020-21 में हमको पता है कोरोना आ गया, तो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, उससे कम हो गया, पिछले साल के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए नेगेटिव में चला गया। समझ आया कि नहीं। तो ये कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि उस समय क्या आ गया था, कोरोना आ गया था। चलो, तो ये दोनों को याद रखना। और यहाँ पर हो सकता है कथन कारण भी दे सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है वो 2020-21 में क्या था, न्यूनतम था, इतना था, और इसका कारण ये है, क्या है कारण, कोरोना की वजह से, ठीक है। एवरेज वृद्धि दर यहाँ पर होना चाहिए था, नहीं लिखा हूँ, है ना, इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे को एक्यूरेट मिला नहीं, है ना, इसमें अलग अलग टाइप से मिल रहा था, इसलिए इसको मैं छोड़ दिया हूँ। हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लिए हमको इन दोनों को याद रखना होगा और इतने को याद रखना होगा, ठीक है। यही चीज आपको भारत में देखने को मिलेगा, है ना, देश का आर्थिक वृद्धि दर, मतलब ये जो जीडीपी है वो देखने को मिलेगा, इतना इतना है। और रही बात, आपको देश का याद नहीं रखना है, देश में कितना है क्या है वो सबको एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं बनता है। इंडियन इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस ईयर में जो पूछेगा उसको देख लेना, गरीबी क्या है ना, और ये आपका जीडीपी क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला से पूछेगा, एनएनपी फार्मूला और आपका जीएनपी का फार्मूला, ये सबका फार्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़े कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्या है,
राष्ट्रीय आय कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सबसे कुछ कुछ फॉर्मूला है, वो सबसे क्वेश्चन बनता है। पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर जो प्लान है, वहां से क्वेश्चन बनता है। और ज्यादा क्वेश्चन नहीं, छत्तीसगढ़ मतलब ये इंडियन इकोनॉमी से ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा तो, वरना नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन डालना रहता है, और छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से कितना क्वेश्चन आएगा? कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन। एक बार ऐसा हुआ था, जहां तक याद आ रहा है, 2017 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें करीबन 20-21 को इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2022 से क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहां तक उसमें क्वेश्चन आया था, कितना 2022 से कि 21 से देख लेना, उसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, 2022 का जहां तक, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक साल ऐसा हुआ था, 2021 का शायद है, 2021 में मात्र 1-2 क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते कितना क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये मानकर चलो कि एवरेज हर साल पूछा जाता है कितना, 6 से 7 क्वेश्चन, है ना। पिछले साल भी पूछा गया था करीबन 6 से 7 क्वेश्चन, ऐसा रहता है। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने को, जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतने को ही याद रखना है, एकदम रट डालना है। ठीक है, और ये मान के चलना है, ये आएगा एग्जाम में, जाकर फट से टिक मार के आना है। तो देश का आर्थिक वृद्धि दर मतलब कि जीडीपी कितना है? हाँ, ठीक है, 7.3%। अब इसमें भी देखो, अब जैसे यहाँ क्या लिखा है, कृषि लिखा है, उद्योग लिखा है, सेवा लिखा है, 3 ही सेक्टर हमको देखने को मिलता है, 3 ही क्षेत्र हमको ये देखने को मिलता है। या फिर आप लोग ये भी पढ़े होंगे, ठीक है, पहले इसको पढ़ो, क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान एवं वृद्धि दर। ठीक है, मतलब ये कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ रेट, ये अलग अलग क्षेत्र है जिनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है जीएसडीपी में, कितना कितना उनमें ग्रोथ हुआ है, वो सबको यहाँ पर दिया गया है। देखो, एक तो आप लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, और द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, और टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तृतीय क्षेत्र पढ़े हैं। 3 ही क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, इसे पढ़े होंगे। तो ये 3 क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। इसी में हमको ये भी देखने को मिलता है कि एक तो होता है क्या, कृषि क्षेत्र होता है, एक उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है कि नहीं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक, ऐसे। अब इसमें देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और यहाँ पर कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों में मतलब इनमें अंतर क्या है, इसको हम अलग अलग क्यों कर दिए हैं। आप इसको ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो आपको ये देखने को मिल रहा है, अरे यार, देखो ये कृषि है, हमको पता है कृषि में क्या क्या आता है, फसल आता है, वन उद्योग भी आता है ना, जो सब्जी, फल, पुष्प, औषधि ये सब था ना, वो भी आएगा कि नहीं आएगा। मछली पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। मछली पालन करोगे उसको भी क्या बोलते हैं? कृषि ही बोलते हैं। पशुपालन करोगे उसको भी क्या बोलोगे? कृषि ही बोलोगे। ये सभी क्या कहलाते हैं? कृषि क्षेत्र कहलाते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ये चारों के चारों आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी क्षेत्र में कौन कौन आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, तो प्राइमरी सेक्टर में देखो क्या क्या आएगा। ये सब तो आएंगे ही, ठीक है, ये सब तो आएंगे ही, लेकिन इसके अलावा क्या आता है? खनन उत्खनन आ जाता है। ठीक है, खनिजों का जितना भी उत्खनन होता है ना, खनन उत्खनन होता है, माइनिंग जितना भी होता है, खनिज के माइनिंग के माध्यम जो भी निकालते हैं, उसको भी हम किस में लेते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में लेते हैं, प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना इसको। मतलब लोग पूरा खत्म कर डालते हैं इंडियन इकोनॉमी, लेकिन बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में हम किसको लेंगे? खनन उत्खनन को भी लेंगे और इन सबको भी लेंगे। आया समझ में? क्यों जी, आ रहे है ना? ठीक, तो इस प्रकार से, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखा गया है। ये सभी रहेगा, मतलब वो क्या बोलोगे इसको? प्राथमिक क्षेत्र बोलोगे।
इसमें से अगर आप किसको निकाल दोगे, खनन उत्खनन को निकाल दोगे तो क्या बचेगा, कृषि रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कृषि बोलेंगे। खनन उत्खनन को तो कृषि नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद देखो, द्वितीय क्षेत्र में आपको किसको नहीं लेना है, खनन उत्खनन को नहीं लेना है। द्वितीय क्षेत्र में आपको किसको लेना पड़ेगा, इन सबको लेना पड़ेगा। निर्माण है, विनिर्माण है, गैस, विद्युत, जलापूर्ति और एक दो पॉइंट और आएगा जिसको मैं नहीं लिखा, जो कि कोई काम का नहीं है, वो सभी को लेना पड़ेगा। ये सब किसमें आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में ये सभी आ जाएंगे। आया कि नहीं। लेकिन अगर देखो, अगर उद्योग बोला जाएगा, उद्योग में क्या क्या आएगा, इंडस्ट्री में क्या क्या कौन कौन सेक्टर आएगा, तब उद्योग में किसको लेना पड़ेगा आपको, खनन उत्खनन को भी लेना पड़ेगा। उद्योग में क्या क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे। ठीक है, उद्योग में हम खनन उत्खनन को भी लेंगे, क्योंकि हम कृषि में छोड़ दिए थे, कृषि में छोड़े थे, इसलिए हम क्या करेंगे, उद्योग में खनन उत्खनन को लेंगे। और यहाँ पर बाकी बचा क्या, तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, वो दोनों सेम रहता है। तृतीय क्षेत्र बोलो चाहे उसको सेवा क्षेत्र बोलो, क्या रहता है, दोनों सेम रहता है। ठीक है, रेलवे है, भंडारण है, और दो तीन पॉइंट और है जिसको मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तृतीय क्षेत्र बोलो चाहे सेवा क्षेत्र बोलो, वही रहेगा। इसीलिए आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपका योगदान भी देखो ये बराबर है कि नहीं, 31 इसमें भी है, तो इसी तरह इसमें भी है। औसत उसका निकला, इसका औसत नहीं लिखा हूं मैं। समझ आया। तो कितने सेक्टर होते हैं अर्थव्यवस्था, कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर वही चीज को लिखा है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, भारत के लिए है ना। भारत के लिए कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में कितना कितना वृद्धि हुआ है, इसको यहाँ पर बताया गया है। जिसमें अगर हम देखें कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है वो क्या है, 1.82 है, जो कि कम है बाकी इन सबके मुकाबले। ठीक है, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि देखेंगे कितना है, 7.93 है, और यहाँ पर सेवा क्षेत्र में 7.72 है। ठीक है, तो ये भारत के लिए है, इसको चाहो तो याद रखना, वरना इसका ज्यादा चांसेस नहीं रहता एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, लेकिन याद रख लेना। ठीक है, आ सकता है, मतलब हो सकता है आ जाइए, कम से कम उसको याद रख, 7.3 को। हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है पूछा क्या बोलोगे, 6.56 है, और अगर प्रचलित भाव पर 8.93 है। ठीक है, अब देखो, ऑनलाइन ऑनलाइन में सिर्फ 2 लोग हैं, बोला ना, सब्र नाम का चीज नहीं है। सीजीपीएससी में जब तक आप सब्र नहीं रखेंगे, पेशेंस जब तक नहीं रहेगा, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। धैर्य रखना पड़ता है। क्यों बोलते हैं कि ऑफलाइन करना चाहिए कोचिंग, यही कारण है। ठीक है, ऑफलाइन में चाहे आप बीमार भी पड़ जाओ, लेकिन यहाँ भी बैठना पड़ेगा, यही चीज है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक जब चलता है तो कम से कम होना चाहिए। अब इनको कौन समझाए। तो हम लोगों ने क्या देखा, 3 क्षेत्र होते हैं, कौन कौन सा, उद्योग और सेवा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र होते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्या योगदान की बात करेंगे, तो कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 15.32। उद्योग क्षेत्र कितना है, 53.50। ठीक है, 53.50। सेवा कितना है, 31.91% है। ठीक है, इतने इतने प्रतिशत का योगदान किसमें, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में। ठीक है, 3 ही क्षेत्र होते हैं, कृषि होता है, उद्योग होता है, सेवा होता है, इनका योगदान इतना है। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है, उद्योग दे रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखोगे तो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, उद्योग का है। ठीक है, भारत में, ठीक है, जहां तक मुझे याद है सेवा क्षेत्र का ज्यादा योगदान है। ठीक है, भारत में क्या सेवा क्षेत्र, पढ़े कि नहीं। हाँ ठीक है, उसको देखना। ठीक है, बहुत दिन हो गया, मैं इंडियन इकोनॉमी पढ़ा नहीं, इसलिए मैं हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन सेवा क्षेत्र का भारत में क्या होता है, ज्यादा योगदान रहता है। ठीक है, इसीलिए ना जब छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया जाता है तो इंडियन इकोनॉमी एकदम क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब इसको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, उद्योग क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। चलो, तो ये सबको तीनों को मिलाकर के 100% हो जाएगा। इसका 50% ज्यादा है, 53 है। ठीक है, इतना याद रखना। ऐसे दिया रहेगा, उद्योग रहेगा, इससे कम कौन, सेवा रहेगा, इससे कम क्या, कृषि। ये सीजीपीएससी प्री 2023
22 का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही आया था, कैसा क्वेश्चन था उसको अभी दिखाऊंगा मैं। तो ये 3 क्षेत्र हैं। इस उद्योग से मैं क्या बोला हूं कि अगर हम खनन उत्खनन को निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे, खनन उत्खनन को निकाल देंगे, खनन उत्खनन का योगदान कितना है देखो, 10 दशमलव कितना है, 52 है, ठीक है। इसको हम निकाल किस में डाल देंगे, कृषि में मिला देंगे, ठीक, किसमें शामिल कर दिया, कृषि में शामिल कर देंगे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र बने कि नहीं बनेगा, कृषि में हम किसको शामिल कर दिए हैं, खनन उत्खनन को भी शामिल अगर कर देंगे तो ये क्या बन जाता है, ये प्राथमिक बन जाता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर बन जाता है। तो अगर हम 10 को मिला देंगे किसमें, 15 में, लगभग कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 25 होगा। देखो 25 किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। मतलब हम क्या किए हैं, ये कृषि का है, ये किसका है, कृषि का है। इस कृषि में किसको शामिल कर दिए हैं, खनन उत्खनन को शामिल कर दिए हैं, तो क्या बन गया, ये प्राथमिक क्षेत्र बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये प्राथमिक क्षेत्र बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, कृषि क्षेत्र इस प्रकार से ये है कि नहीं। तो बस ध्यान रखना कि इस 15 में अगर हम 10 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र बन जाएगा। फिर जब तक 15 है, मतलब कि जब तक ये मतलब ये सभी है, ये कृषि कहलाएगा। खनन उत्खनन शामिल हो गया तो क्या कहला जाएगा, प्राइमरी क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अभी यहां से लेकर यहां तक ये उद्योग कहला रहा था। जब हम निकाल दिए, किसको निकाल दिए हैं, खनन उत्खनन को निकाल दिए हैं, तो ये क्या कहला जाएगा, ये बचा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर कहला जाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहला जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आपका खनन उत्खनन शामिल नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब रहेंगे। उद्योग से हम किसको निकाल दिए हैं, खनन उत्खनन को निकाल कर किसी में शामिल कर दिए हैं। इसमें जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, द्वितीय क्षेत्र कहलाएगा। और सेवा क्षेत्र जस का तस रहेगा, सेवा क्षेत्र कितना था, कितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब सेवा क्षेत्र और ये तृतीय क्षेत्र दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। देखो अब छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने कितना देखा है ना, 15.32%। इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र का योगदान हम लोगों ने कितना देखा, 53.50। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना देखा, 31.19, ठीक है। इतना परसेंट, इतना परसेंट इन लोगों का, तीनों का योगदान हमको देखने को मिलता है। अगर प्राथमिक बोल देंगे तो 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। क्या जुड़ जाएगा, 10 जुड़ेगा, मतलब कि ये आपका खनन उत्खनन को भी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राथमिक बन जाएगा। द्वितीयक में कम हो जाएगा, है ना, इसमें से 10 निकल गया, मतलब कितना बचा, 42 बचा हुआ है ना, द्वितीयक कहलाएगा। तृतीयक तो जस का तस रहेगा, वैसा का वैसा, ठीक, ऐसा कुछ है। तो ये सभी छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान है, क्या है ये, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान इन सभी क्षेत्र का। अब अगर सिर्फ आपसे पूछा कि फसल का बताओ, कृषि का देख रहे थे कितना था, 15 था, सिर्फ आपसे पूछेगा फसल का बताओ, तो सिर्फ फसल का कितना योगदान है, 8.64% है। इसी प्रकार से वन उद्योग का बताओ, वानिकी का बताओ, वन उद्योग का बताओ, इस प्रकार से अलग अलग नाम से रहेगा, तो कितना रहेगा, कितना प्रतिशत योगदान है, 2.88% क्या है, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। मछली पालन का पूछेगा तो 2.17, पशुपालन का पूछेगा तो 1.62, खनन उत्खनन का पूछेगा तो कितना है, 10.52। एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, आता है ये। खनन उत्खनन का कितना है, 10.52% योगदान है। इसी प्रकार से निर्माण का, है ना, आपको कल लिख के लाएंगे, निर्माण मतलब कि क्या, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, लिख के लाएंगे, होमवर्क है आप लोग के लिए, ठीक है। निर्माण और विनिर्माण में अंतर क्या होता है, इसको लिख करके लाना है। विनिर्माण का कितना है, 21.19%, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा है। इन सब में देखो सबसे ज्यादा किसका है, इसी का है, विनिर्माण का, है कि नहीं। एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है, मतलब जिसका मैक्सिमम रहेगा, हो सकता है अगले साल किसी और का रहे, हर साल बदलता है, हो सकता है अगले साल किसी और का रहे, मतलब इनमें से किसी को भी हो सकता है, निर्माण का हो सकता है या फिर और किसी का भी हो सकता है। जिसका ज्यादा रहेगा वो क्या आता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये सभी याद रहे या ना रहे, आपको किसको इसको याद रखना है, एक तो ये याद रखना है किसका, खनन उत्खनन का, एक तो फसल का याद रख लेना,
है ना। ये फसल, ये सबको याद रख सकते हो, ये सभी एग्जाम में पूछने के चांसेस रहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं, ये भी या फिर ये भी, ये चारों से याद रखना पड़ेगा। खनन उत्खनन को भी याद रख लो, और यहाँ पर विनिर्माण का याद रखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाकी इधर का ये दोनों याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। भंडारण का देखो सबसे कम है। ठीक है, भंडारण का क्या है, सबसे कम है, 0.09% है, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा। सबसे कम किसका योगदान है, भंडारण का। ठीक, स्टोरेज, इसका कम योगदान है। अब पिछले साल के मुकाबले इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, इन सब के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। वृद्धि दर देखेंगे तो कृषि मतलब ये फसल में कितना वृद्धि हुआ, 2.15। वन उद्योग में, मछली पालन में, और पशुपालन में, ठीक है, खनन उत्खनन में, निर्माण में, जो कि मैक्सिमम है। तो आपको निर्माण के लिए योगदान को याद रखना, रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं, आपको वृद्धि दर को मतलब कि ग्रोथ रेट को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है ना, इसका, निर्माण का, है ना। मतलब कि वृद्धि दर अगर देखेंगे इन सब में ज्यादा किसका है, निर्माण का है। वैसे भी निर्माण का कोई दिक्कत नहीं, याद मत रखो, इसका भी छोड़ दो। सबसे कम वृद्धि दर किसका है, सबसे कम वृद्धि दर किसका है, रेलवे का। तो अब यहाँ पर रेलवे का भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, वो भी एग्जाम में पूछा गया है। समझ आया कि नहीं आया। हमको ये पता चला कि विनिर्माण और भंडारण, इन दोनों को देखोगे तो योगदान, कंट्रीब्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या है, इसका क्या है। इसी प्रकार से हमको क्या पता चला, मतलब इस निर्माण का और रेलवे का। वृद्धि दर, इसका क्या है, इसका क्या है, मिनिमम। ठीक है, आपको नंबर्स याद रहे ना रहे, आपको क्या याद रखना है कि किसका ज्यादा है और किसका कम है। चलो, जैसे प्रिंट हो जाएगा ना, आपको मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, हाईलाइट करते जाना है ना, ऐसा टाइप के दे, जहां जहां पे जो काम का चीज है तो क्या करना है आपको, हाईलाइट करना है। कुछ कुछ लिखने लायक है उसको लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ कुछ फैक्ट बताऊंगा उसको भी लिखते हुए जाना है। समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, वृद्धि दर के लिए निर्माण और रेलवे को याद रखना है। रेलवे का सबसे कम है, निर्माण का क्या है, सबसे ज्यादा है। और वैसे अगर योगदान के बारे में बात करेंगे तो विनिर्माण का क्या है, सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, भंडारण का है। ठीक है, इनमें जैसे कि कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है वो तो लिखा हुआ है ना, योगदान कितना है, इसमें वृद्धि दर कितना है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं करना है ना, योगदान देखो, ये जो योगदान था, ये योगदान को आप ध्यान से देखोगे तो इन सब को जोड़ कर देखो, इस सब को जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, कितना प्रतिशत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सबको मिला दोगे तो कृषि क्षेत्र का योगदान उतना आ रहा है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इन सब के इस वृद्धि दर को हम मिला देंगे तो इतना आएगा, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, इन सब के वृद्धि दर को हम मिला देंगे तो इतना आएगा, ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ग्रोथ रेट में जोड़कर कैसे नहीं निकाला जा सकता। कृषि क्षेत्र का ओवरऑल अगर हम ग्रोथ रेट देखेंगे कितना है, 3.23%। लेकिन इन सब का अगर हम अलग अलग ग्रोथ रेट देखेंगे तो इसमें इतना हुआ है, इसमें इतना हुआ है, ऐसा टाइप की इनका ग्रोथ रेट अलग से निकलता है। लेकिन कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो चाहे आप कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बोल दो या फिर इन सब का अलग अलग कंट्रीब्यूशन बोल दो, सबको जोड़ करके जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो क्या रहेगा, उतना ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि योगदान मतलब कि ये सबको अगर आप जोड़ दोगे तो इस प्रकार से इतना आएगा, लेकिन वृद्धि दर को अलग से याद रखना पड़ेगा, 3.23%। ठीक है, और इसमें अगर हम एवरेज की बात करेंगे, औसत, औसत निकाला जाता है लगभग
पिछला 8-10 साल का औसत निकालते हैं, जब क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे उसके बारे में, कितने साल का निकालते हैं उसको। तो 8-10 साल का जो एवरेज निकलता है लगभग कितना है, 4.90, मतलब कि हर साल लगभग लगभग एवरेज अगर बात करेंगे तो लगभग 4% के आसपास क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। किसमें, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, अभी इस बार कितना है, 3% है, कभी लगभग 4-5% रहा होगा। तो ऐसे लगभग एवरेज कितना निकल रहा है, 4% है ना, 4.90% हर साल का मतलब एवरेज यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। इसी प्रकार से यहाँ पर उद्योग में बात करेंगे तो इसका वृद्धि दर कितना है, 7.13, और इसका औसत की बात करेंगे तो 7.36% क्या है, एवरेज ग्रोथ उद्योग क्षेत्र में हो रहा है। इसी प्रकार सेवा की बात करेंगे तो इसका जो ग्रोथ हो रहा है कितना, 5 मतलब ग्रोथ हुआ इस बार 5.02, और एवरेज देखेंगे हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है, 5.37% के आसपास ग्रोथ होता है। इसी प्रकार से आप इसमें भी निकाल सकते हो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, ये देख लिया है, वृद्धि दर इतना है, हर साल वृद्धि इतना हो रहा है। इसी प्रकार से इसमें इसका वृद्धि दर कितना है, इतना, और तृतीय का वृद्धि दर इतना है ना, इसका तो है ना वही रहेगा। बताओ, तो ये चीज क्लियर है ना, ये जो लिखा है ना, ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे भी जब तक हम लोग पढ़ेंगे 3-4 क्लास में कंप्लीट होगा, तो 3-4 क्लास में यही यही चीज बार बार क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा। तो इसको एक पेज में ऐसे निकाल करके जहां पर पढ़ाई करते हो वहां पर चिपका देना है, और इसको क्या करना है आपको, हर सुबह उठ करके कम से कम 10-12 दिन तक के इसको देखना है। ठीक है, नंबर्स को लिख लिख के देखना है, जैसे वन उद्योग का 2.88 लिख के देखना है ना, कृषि का मतलब कितना है, 15.32, ऐसा लिख के याद है। इसका 53.50। एग्जाम में, ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम में मैं सबसे ज्यादा गलती यहाँ से करता हूँ, यकीन नहीं करो, मैं पढ़ा देता हूँ पढ़ाने को, लेकिन एग्जाम में जाकर क्या होता है कि मैं याद नहीं, मतलब रिवीजन नहीं किया रहता हूँ, हो चुका मैं तो पढ़ा चुका हूँ, सब याद रहता है, ऐसा टाइप का कॉन्सेप्चुअल चीजें मुझे मेरे को ज्यादा याद रहता है, नंबर ज्यादा याद होता नहीं, डेट वगैरह हो गई, ये सब चीज हो गए। तो मेरे से ज्यादा गलती होता है। 2021 का शायद एग्जाम है, 2021 या 22 का एग्जाम है, जहाँ पर बहुत सारा डेटा क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे से, और मैं सबसे ज्यादा गलती करके आया था नंबर्स की वजह से। देखा है तो कायदे के साथ मेरे से अच्छा बनना चाहिए ना। लगभग 4 साल से इकोनॉमिक सर्वे बना रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियोस डाल रहा हूँ, सबसे ज्यादा व्यूज मेरे इकोनॉमिक सर्वे का चला जाएगा, महीना 1.5 महीने में 90,000 भाग जाता है, ऐसा टाइप का होता है। तो कायदे के साथ मेरा अच्छा बनना चाहिए, लेकिन गलती क्या होता है, मैं रिवाइज नहीं करता हूँ, नंबर से याद होते नहीं है तो गलत हो जाता है। तो एग्जाम से पहले 1 दिन पहले 2 दिन पहले इसको नंबर्स को आप अच्छे से उसको रट रट के लिख लिख के देखेंगे, तब याद रहेगा। अब देखो, ये चीज डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय जानते हैं, पर कैपिटा इनकम, पता है कि नहीं जी, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, औसत लगभग एक आदमी साल भर में कितना रुपए कमाता है। ठीक है, घर में कोई सदस्य होंगे, साल में लगभग इतना रुपए कमाता है, कितने रुपए कमाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, है ना, तो छत्तीसगढ़ में जो एक इंसान है वो साल भर में लगभग लगभग इतना कमा लेता है, कितना, लगभग 1.5 लाख का, तो कितना है, 1,47,361 रुपए। ठीक है, एक इंसान साल भर में कितना कमा लेता है छत्तीसगढ़ में, लगभग एवरेज कितना है, कोई कमाते होंगे 10 लाख 20 लाख, कोई कमाते हैं 50-60 हजार भी, ऐसे भी लोग हैं 50,000 60,000 तक कमाते नहीं है। खेती बाड़ी करने वाले एक आदमी की इनकम अगर देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको साल भर का इनकम निकलता है 40-50 हजार रुपए। ठीक है, बहुत लोग, जैसे हमारे गांव में बहुत लोगों को जानता हूँ, साल भर में उनका धान वन कटाई वटाई सब कुछ होने के बाद उनके पास पैसा आता है मुश्किल से 1 से 1.5 लाख रुपए। और कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 2 या 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो एक इंसान का कमाई कितना हुआ, लगभग 50,000 के आसपास, है कि नहीं। तो बहुत लोगों का कम भी है, बहुत लोगों का ज्यादा भी है, वो जो जॉब करने वाले हैं उनका इनकम ज्यादा है, कोई 10 लाख भी कमा रहे हैं साल भर का, कोई 20 लाख भी कमा रहा है, ऐसा टाइप के बहुत सारे लोग हैं। तो सबका एवरेज निकालोगे तो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम कितना है, कितना है, और ये प्रचलित भाव पर है, मतलब वर्तमान के आधार पर है। तो वर्तमान के आधार पर ही इसको याद रखना ज्यादा सही रहता है। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसका पूछे जाने के चांसेस क्या रहता है, प्रचलित भाव पर। वो सबको स्थिर भाव पर पूछ देगा, लेकिन इसका ज्यादातर चांसेस क्या रहता है, प्रचलित भाव पर पूछे जाने का संभावना ज्यादा रहता है। 2011-12 के आधार पर जितना भी अगर कमाई देखेंगे तो उस आधार पर कितना निकलेगा, मतलब स्थिर भाव पर देखेंगे तो 1,05,973 रुपए निकलेगा। आया समझ में, याद रखेंगे, ठीक है, इसको हाईलाइट करके रख लेंगे, दोनों को याद रखना है। और इसमें अगर हम वृद्धि देखेंगे तो कितना है इसमें,
7.31 है और उसमें देखेंगे तो 5.36%। ठीक है, दोनों को याद रखना, इसको ज्यादातर एग्जाम में जो पूछने का चांसेस ये रहता है। चलो बताओ। अब ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मैं वहां कौन से एग्जाम में है उसको नहीं लिखा हूँ, लेकिन सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्या पूछा गया? छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी पूछा है। ठीक है, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, तो जीएसडीपी छत्तीसगढ़ कितना है? ये कितना है? हाँ, किस चीज का पूछा है ये? ठीक है, स्थिर भाव पर पूछा है कि प्रचलित भाव पर पूछा है? स्थिर स्थिर भाव पर पूछा। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पर पूछा गया है इसको। तो कितना है कांस्टेंट ग्रोथ रेट कितना छत्तीसगढ़ का? 6.56। यही चीज अगर पूछा जाएगा करेंट प्राइस पर तो कितना था? 9.3। ठीक है, ये चीज पूछा, क्या बोलोगे इसे? करंट प्राइस पर है। ठीक है, ये कांस्टेंट पर है, स्थिर भाव पर ये है, और करंट पे कितना है? क्या रहेगा? उद्योग, सेवा, फिर कृषि। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलो इसको बताओ तो कितना कितना है? उद्योग कितना है? 5.0। सेवा का? इसका 3। ठीक है, तब स्थिर भाव पर ही निकलेगा ना। प्रचलित भाव पर भी हम देख सकते हैं, जैसे प्रचलित भाव पर वहां पर लिखा हुआ है। ये चीज ना प्रचलित भाव पर भी हो सकता है, आपको पूछ दे कभी, लेकिन ये ज्यादातर पूछने का चांसेस नहीं रहता है। प्रचलित भाव पर इतना होना, इतना होगा 20, 44, 34 ऐसा टाइप का है ना। ये करंट प्राइस है, प्रचलित भाव पर। लेकिन प्रचलित भाव पर ये जो भी डेटा है ना, ये सबको नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा तो मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना, क्योंकि हर साल लगभग लगभग मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वो एक्यूरेट नहीं निकलता है। तो ये प्रचलित भाव पर ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसको सिर्फ इतने को याद रख सकते हो प्रचलित भाव के लिए, और इसमें और डिटेल में हमको नहीं जाना है, इसका ग्रोथ कितना हुआ, इसका ऐसा कितना हुआ, इसका ये सब कितना कितना रहेगा, नहीं जाना है ना। प्रचलित पर जब पूछेगा तो हमको ये 3 चीज को और याद रखना है, बाकी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? ठीक, 31.19। किस क्षेत्र का पूछा गया है? कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान क्या अनुमानित है? ठीक है, कितना है? 15.32%। ठीक है, कृषि पूछा जाएगा या फिर क्या पूछा रहेगा? वो कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना है से पूछा रहेगा। तो कितना ही है? 15.32% है। मैं आपको बोला था ना, प्री में पूछा गया बोल के। क्या है? ऑप्शन बी है। ठीक है, कृषि का कितना है? कितना? उद्योग का कितना? सेवा का कितना? ऑप्शन बी सही है। देख लेना यहाँ पर किसने पूछा है, स्थिर भाव पर पूछा है कि नहीं? ठीक है, स्थिर भाव बोलिए, फिर स्थिर मूल्य पर पूछा जाएगा, रहेगा। क्या पूछा गया इसमें? किस क्षेत्र में वृद्धि दर
सबसे कम बोला गया है। ठीक है, किसका था? रेलवे का। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा है, मैक्सिमम, अगर मैं योगदान के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम किसका योगदान था? किसका था? विनिर्माण। मिनिमम योगदान किसका था? भंडारण का। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम किसके बारे में बात करेंगे, वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम कितना था? निर्माण। मिनिमम रेलवे। रेलवे कितना था मिनिमम? -2, 2.17 था क्या? कितना कम है? 1 मिनट, कितना बोले हो? अच्छा, 17। इसका बताओ, निर्माण का 9.89%। ठीक है, वृद्धि दर। विनिर्माण का है ना, इसका योगदान बताना है ना, कितना है ये? 19। इसका 0.09। ठीक है, चलो इतना तो याद रहेगा। अच्छा देखो, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये सब में कुछ और लिखा था, मतलब पुराना डेटा मतलब लिखा था, जैसे मान चलो वहां पर 22-23 लिखा रहा होगा, 21-22 लिखा रहा होगा, इसको मैं सबको अपडेट किया हूँ। इसको मैं 23-24 क्यों किया हूँ? क्योंकि अभी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है ना, तो ऐसा नहीं सोचना कि सर पिछला क्वेश्चन है तो ये कैसे डेट लिख गया अभी का, है ना, ऐसे नहीं आने से दिमाग में। इसको मैं सुधार रहा हूँ, ठीक है सबको, और यहाँ पर ऐसे लिखा गया फिर। हाँ, खनिज क्षेत्र का बताओ योगदान। ठीक है, बोला था एग्जाम में आया हुआ है बोल के, 10.52। क्या बोला है? वृद्धि दर बोला है कि योगदान बोला है? वृद्धि दर बोला है। ठीक है, स्थिर कीमत पर बोला है। ठीक है, वो तो स्थिर कीमत पर ही हम पढ़े हैं। स्थिर कीमत पर वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक अनुमानित, और हमेशा देखना अनुमानित ही लिखा रहेगा। तो अनुमानित दिया सर कैसे करें, ऐसे नहीं सोचना, अनुमानित ही वैसे लिखा था, हर चीज में लिखा रहेगा अनुमानित। तो कितना रहेगा, किसका रहेगा? निर्माण का। सबसे अधिक पूछा है ना, सबसे अधिक निर्माण का, सबसे कम किसका? रेलवे का। ठीक है, योगदान पूछता तो सबसे अधिक किसका? विनिर्माण का। सबसे कम भंडारण का। इसको बताओ। क्या बोल रहा है सका कि मतलब किस क्षेत्र का योगदान पूछा है, और क्या बोला है? सबसे अधिक योगदान, और सबसे अधिक किसका? विनिर्माण का। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता? ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में किसको शामिल नहीं करते हैं? खनन उत्खनन को। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत ये क्वेश्चन बनता है, और छत्तीसगढ़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ऑप्शन बी। ठीक है, ये मैं आपको क्या बोला था, ये किस पे पूछेगा, है ना, वर्तमान में इंसान का कितना इनकम है उसको पूछेगा ना, पुराना डेटा के आधार पर नहीं पूछेगा। तो अगर इसके बारे में बात करेगा, किसके बारे में? प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात करेगा, तो प्रत्येक भाव पर ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। क्या रहेगा बताओ? सही है? हाँ जी, भूल गए डेटा। क्या था सर, क्या बोला ये? किस पर बोला है? स्थिर कीमत पर बोला है। और क्या पूछा है ये? वृद्धि दर पूछा। ठीक है, देख लेना कि वृद्धि दर पूछा है या फिर योगदान पूछा है।
ठीक है, तो फ्रीसियम संबद्ध क्षेत्र कितना था? 3.23%। इसका बताओ। किस क्षेत्र का पूछा है? कृषि क्षेत्र का पूछा, ठीक है। क्या पूछा है? औसत वृद्धि दर पूछा है, ठीक है। वृद्धि दर ने क्या पूछ दिया है? औसत वृद्धि दर, ठीक है। 2022 में पूछा गया ये। और किस मूल्य पर? स्थिर मूल्य पर। हम लोग स्थिर मूल्य पर ही पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? 4.90% पढ़े हैं। बताओ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कृषि क्षेत्र का योगदान औसत औसत वृद्धि दर कितना है? 4.90%। यही है। वृद्धि दर भी पूछा गया है, औसत वृद्धि दर भी पूछा गया है, योगदान भी पूछा गया है, सब पूछ चुके हैं एग्जाम में। और ज्यादातर ही पूछा जाता है किसका? कृषि का। और पूछ देगा किसका? पूछ देगा उद्योग का। उद्योग का योगदान ज्यादा क्वेश्चन बनता है, सेवा का भी योगदान ज्यादा क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन था? ये हो गया था, ये बचा है ना? ये आया था। ठीक है, अब कृषि उद्योग सेवा ना पूछे, क्या पूछा? ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा पूछा है। हिस्सा मतलब कि योगदान। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? 42। मैं क्या बोला था कि 53 में से 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि खनन उत्खनन किसमें चला जाता है? प्राइमरी में चला जाता है ना, प्राथमिक क्षेत्र में चला जाता है। इसलिए तो जब भी आपको क्या पूछेगा, द्वितीयक पूछेगा, तो 10 कम रहेगा। मतलब 10 मतलब 10 जो भी था वो कम रहेगा। ये देखो, आपको मैं बोला था ना कि एवरेज पूछेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो जीएसडीपी है, छत्तीसगढ़ का क्या? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद ऐसे लिखा रहेगा। वो 2017 16-17 से 23-24 की अवधि में कितने, मतलब किस वर्ष ऋणात्मक वृद्धि दर रही? क्या था? 20-21। और सबसे अधिक कब था? 21-22 था, है ना। कितना था? 11 दशमलव, देखो कितना था? 11.71। ठीक है, मैक्सिमम कब था पूछा जाएगा? तो कब था? 21-22 में। ठीक है, 2021-22 कितना था? 11.71%। मिनिमम पूछेगा तो कब था? 2000 कितना था? -0.14। ये छत्तीसगढ़ का क्या है? वृद्धि दर पूछा जाएगा, है ना। आर्थिक वृद्धि दर पूछा जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पूछा जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी पूछा जाएगा। यही चीज है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, किसी भी तरीके से पूछे, ये इतना ऐसा है। तो ऋणात्मक किस वर्ष रहा है? 20-21 में रहा है। ठीक। हम्म
पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। एग्रीकल्चर सेक्टर का मैं हाईएस्ट आपको नहीं बताया हूँ। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, मतलब सर्वाधिक योगदान कब था, इसको मैं नहीं बताया हूँ। कृषि क्षेत्र का योगदान अभी वर्तमान में इस बार कितना है, 2023-24 में बताया हूँ। सबसे ज्यादा कितना था, नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कौन सा है, रुको, है ना, जहां तक 20-21 है यहाँ पर मिलेगा हमको। देखो अब 3 क्षेत्र पढ़े हैं, कौन कौन से क्षेत्र पढ़े हैं, कृषि, उद्योग और क्या है, सेवा क्षेत्र। तीनों में हम योगदान भी देखे हैं और तीनों में वृद्धि दर भी देखे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कृषि क्षेत्र में जो योगदान है वो मैक्सिमम कब था, 20-21 में। ठीक है, इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र का योगदान मैक्सिमम कब था, 23-24। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक कब था, 19-20। सबसे कम कब था, 23-24 में। ठीक, कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे कम कब था, 23-24। सबसे कम से उद्योग का 19-20, सेवा का 21-22। इसी प्रकार से हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्र का कब था, 18-19। सबसे कम कब था, 17-18। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर 21-22 में सबसे अधिक और 19-20 में सबसे कम, और वहां पर 19-20 में सबसे अधिक और यहाँ पर 20-21 में सबसे कम। अब आपको इसमें सबको याद नहीं रखना है। ठीक है, सबको याद नहीं रखना है, आपको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पर योगदान जो है कृषि क्षेत्र का योगदान कब था सबसे अधिक, 20, उद्योग का 23, सेवा का 19। ठीक, ये 3 चीज याद रहेगा, 20-21 तो बना लोगे। ठीक है, मतलब कि हम देखते हैं योगदान के बारे में बात किया जाएगा तो कृषि, उद्योग, सेवा के बारे में अगर बात होता है तो हमको ये पता होना चाहिए कि 20 में, 23 में और 19 में, ये 3 नंबर तो याद रख सकते हो, है ना। 20, 23, 19, इनमें क्या था, योगदान अधिक था किसका किसका, कृषि, उद्योग, सेवा का, है कि नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी 3 नंबर याद रख लो, 18, 21 और 19। 18, 19 और 19, इसमें क्या था, वृद्धि दर सबसे अधिक था। ठीक है, 18, 21 और 19, इसमें क्या था, वृद्धि दर सबसे अधिक था। ये 3 साल है जिसमें वृद्धि दर अधिक था, ये 3 साल है जिसमें योगदान क्या था, अधिक था, मतलब कि उनके उनके क्षेत्र में ऐसा। तो ये कम से कम इसको याद रखना, 20, 23, 19 और 18, 21, 19, इतना याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 20-21। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, बताओ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे इसको। ठीक है, ये देखो, ये 2022 मतलब 2022 के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें कुछ और लिखा था, 2022-23 में सबसे अधिक, सॉरी 22-23 में कितना था, ये ऐसा कुछ पूछा गया था, लेकिन इसको मैं 23-24 के आधार पर लिखा हूँ, ये कितना लिखा हुआ है, इतना लिखा है। तो वर्तमान में आपको इतना ही याद रखना है। सर पुराना क्वेश्चन है बोल के इसको नहीं रटेंगे, ऐसा याद नहीं, ऐसे नहीं सोचना है आपको। कितना याद रखना है, ये वर्तमान में जो मिड डे मील प्राप्त करने वाले, मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले जो छात्रों की संख्या है, कितना है, कितना है, 28.66 लाख। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विभिन्न क्षेत्रों को योगदान को देखे हैं। ये पहला पार्ट है, 2 क्लास और लगेगा तब कहीं जाके पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। अच्छा, ये किस स्थिति में है, दिसंबर 2022 तक इतना था ना, पुराना ही डेटा हमको देखने को मिलता है, वर्तमान का नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे अभी बजट का नहीं आया है ना, बजट बोलता हूँ, ये आपका सेंसस का 2-3 साल बाद आता है, इसी टाइप का ये है।
चलो ठीक है, हो गया आज का। और क्या करना, वो वाला जो है ना, उसको जैसे यहाँ पर अगर नहीं हुआ होगा, प्रिंटर है ना, प्रिंटर सब खराब हो गए हैं, कुछ हो रहा था, तो उसको क्या करेंगे, सभी प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, उसको फोन पे मार देना सभी 5-5, 10-10 रुपए और करा कर दे देंगे। ठीक है, चले जाना 2 जने और सब क्लिक करा के ले आना। ठीक, कल सभी के हाथ में होना चाहिए ना, कल भी क्लास रहेगी इकोनॉमिक सर्वे का। हाँ लो ठीक है ना, मैं बोल दूंगा, मान के चलो अगर नहीं होता है ना तो फिर उसको अभी, इसीलिए मैं आपको उसमें दिया हूँ कि सभी अभी प्रिंट करा के कल सबके हाथ में होना चाहिए, वरना अगर ऐसे छोड़ दूंगा तो फिर 10 दिन और लग जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। वैसे अपलोड करेंगे क्योंकि ऑनलाइन वालों को भी चाहिए ना। हाँ तो अपलोड होगा, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा।